नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24/7। मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान और मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं सागर। और साथ ही सुबह से ही आपने न्यूज इंडिया 24/7 पर ताबड़तोड़ हमारी जो कवरेज है, क्योंकि कर्नाटका में आज विधानसभा चुनाव है और ऐसे में आपको याद होगा कि तकरीबन 1 से 2 महीने के बीच में तमाम बड़ी पार्टियों ने अपना झंडा गाड़ने की कोशिश की। बड़े बड़े मुद्दे रहे जिनको भुनाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 से ज्यादा रैलियों को संबोधित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने 40 से ज्यादा रैलियों को संबोधित किया। तमाम बड़े सेंटर के लीडर्स रहे जिनके चेहरे पर वोट मांगने की कोशिश की गई कर्नाटक में। अब उसके बाद आज क्योंकि वोटिंग्स है, कितना काम करेगा केंद्रीय चेहरा कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में। दूसरी तरफ कांग्रेस है जो ताल ठोक रही है कि 150 से ज्यादा हम सीटें लेकर आएंगे। क्या कुछ होगा ये हम बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। 11 बजे की अगर हम बात करें तो तकरीबन 11 बजे तक 20.99% तक वोटिंग हुई है। 58,545 मतदान केंद्रों पर वोटिंग किया गया है और साथ ही 2615 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज शाम 5 बजे तक हो जाएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री मुंबई सीएम बसवराज मुंबई और साथ ही पूर्व सीएम येदियुरप्पा ने वोट किया। साथ ही चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण भी वोट करने पहुंची। साथ ही सांसद तेजस्वी सूर्या, तमाम लोग वहां वोट करने पहुंचे। ऐसे में अगर 11 बजे तक वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 20.99% ये वोट रहे। 58,545 मतदान केंद्रों पर वोटिंग होने हैं और वोटिंग चल रही है। 2615 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। अब आपको याद होगा कि ठीक है, वोटिंग तो हो रही है, मुख्यमंत्री वोट तो कर रहे हैं और तमाम लोग वोट तो कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से इस बार जो दोनों ही पार्टियां रही, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, ध्रुवीकरण की बात करती रही वोट मांगने के लिए। और साथ ही बजरंगबली का मुद्दा देखिए कितना फेमस रहा। केरला स्टोरी ने कैसे सुर्खियां बटोर ली, प्रधानमंत्री ने ट्वीट तक कर दिया। और साथ ही आपने देखा होगा मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान प्रधानमंत्री को सांप वाला। साथ ही उल्टा बीजेपी के विधायक ने विश कन्या कह दिया सोनिया गांधी को। सोनिया गांधी खुद इलेक्शन के कैंपेन में कूद गई। तो बहुत सारी हैपनिंग रही है इस बार विधानसभा चुनाव में। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ये जो कर्नाटक का चुनाव होगा ये ट्रेलर है 2024 के लिए। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए ये ट्रेलर होने वाला है और फिल्म के तौर पर इसे आप देखिए, ये ट्रेलर के तौर पर आप इसे देखिए। 5 तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। सागर हमारे सहयोगी एक बार 5 तस्वीर जरा समझा दें आपको। तो देखिए, कर्नाटक केरल में दिग्गजों ने आज के दिन वोट डाला। BS येदियुरप्पा पूर्व सीएम, नारायण मूर्ति एम्फोसिस संस्थापक, निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त मंत्री, बसवराज बोम्मई कर्नाटक के मुख्यमंत्री, प्रकाश राज अभिनेता जो कि पहुंचे वोट डालने के लिए, उनकी भी तस्वीर हमने आपको दिखाई। इन सभी दिग्गजों ने आज के दिन वोट डाला, संदेश भी दिया है आम जनता को कि आप भी घरों से बाहर निकले, लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लें। तो चलिए चर्चा की अब शुरुआत करते हैं। 5 तस्वीरों के बाद आज के दिन महेश वर्मा नेता बीजेपी के, मोहम्मद आसिफ नेता कांग्रेस के, अश्वनी मिश्रा पॉलिटिकल एक्सपर्ट और संजीव कौशिक पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ आज के दिन चर्चा में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले संजीव कौशिक, आपके पास। कर्नाटक की सियासत में देखिए बार बार ये कहा गया कि जेडीएस किंग मेकर की भूमिका में रही है, लेकिन जेडीएस बेशक इस समय बीजेपी के साथ है, लेकिन बीजेपी को भरोसा नहीं है। बार बार ये कहा बीजेपी के पीएम नरेंद्र मोदी ने कि जेडीएस कांग्रेस की बी टीम है। तो क्या इस बार जेडीएस का रुख कुछ और हो सकता है क्या, या फिर जिधर फायदा उधर चलो मूव करते हैं? देखिए, बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि हम बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं, और जेडीएस कह रही है कि हम जो चाहेंगे वही करेंगे। तो जेडीएस ये बिल्कुल अस्वस्थ है कि हमारे हाथ में वो चाबी रहेगी, हम जिधर भी घूमेंगे उधर सरकार बनेगी। ये बड़ा महत्वपूर्ण है और निश्चित तौर पर उसकी अपनी एक भूमिका है, वो उस भूमिका को लेकर के स्वस्थ है। दूसरी बात, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग, चूंकि सरकार वहां पहले से भारतीय जनता पार्टी की है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियां बहुत बड़ी है। चूंकि कर्नाटक दक्षिण के राज्यों के बीच में एक वो दरवाजा है या एक वो स्टेट है जहां पे उसकी इकलौती सरकार है, उसे वो विस्तार देने का पूरा प्रयास करेगी, या कहीं से भी वो यदि ड्रॉप होती है तो उसके लिए एक बहुत बड़ा ये मैसेज बाकी लोगों के बीच में जाने वाला है कि अब इसकी पिछली गिनती, चूंकि आने वाले वक्त में 24 में इलेक्शन है लोकसभा का। संजीदा नजर आ रहे हैं आप बहुत ज्यादा, इतने टेंशन में क्यों हैं आप? नहीं, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। हाँ। बिल्कुल हम आसानी से ही, आराम से। ठीक है, महेश वर्मा जी
वीडियो कॉल पे ही सही, लेकिन मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। कॉन्फिडेंस तो नहीं है इस बार बीजेपी बाजी मार ले जाएगी। बहुत सारे स्लोगन और नारे दे दिए आप लोगों ने कर्नाटक के चुनाव में। बजरंग बली से लेकर के आपने कहा गया कि बताइए चुनाव में बजरंग बली तक को पार्टियों ने नहीं छोड़ा, इसीलिए मुस्कुरा रहे हैं कि इस बार तो हम लोग 150 का जो आंकड़ा है वो राहुल गांधी बात कर रहे हैं, हम तो शायद 150 के पार चले जाएं। या फिर खुशी इस बात की है कि चलिए मेहनत की 150 के नीचे आ जाएंगे तो भी काम चल जाएगा। नहीं, हम इस तरह के अनर्गल बात तो नहीं कहेंगे जो राहुल गांधी कह रहे हैं। अभी जो इस तरह की मतलब हो सकता है कि राहुल गांधी का एक जो हमेशा एक रीजन और विजन होता है कुछ बोलने का, वो बड़ा हाइपोथेटिकल होता है। आलू डालेंगे सोना निकालेंगे, तो इस तरह की 150 का सीट हम जीत जाएंगे। अरे अभी आप वहाँ सिविक का इलेक्शन हुआ, अभी आप और इलेक्शन जो तमाम हुए उसमें आप अपने परिणाम को पहले एनालिसिस करिए। और आपने ऐसा किया क्या है कि 150 आप जीत जाएंगे? सिर्फ ये कि आप जो अपने घोषणा पत्र में आपने मुस्लिमों का तुष्टीकरण किया है, ठीक है महेश जी, आपने बजरंग दल का नाम किसने लिया? बजरंग दल को प्रतिबंधित हिमाचल चुनाव के पहले भी प्रेडिक्शंस हुए थे, हिमाचल चुनाव के पहले भी प्रेडिक्शंस हुए थे। प्रेडिक्शंस कहते हैं कि जैसे कि हिमाचल चुनाव में भी अपनी ताल तो ठोक रही थी बीजेपी, लेकिन हुआ क्या असल में आप लोगों ने देखा। और ऐसे में आप देखिए तमाम चुनावी मुद्दों को आप लोगों ने भुना लिया, लेकिन हम लगातार ये कहते रहे कि साउथ कर्नाटका, बैंगलोर ये वैसा इलाका, वैसा राज्य है जहां पर आप हिंदू मुस्लिम नहीं भुना सकते। लेकिन अल्टीमेटली अब कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ने भुना लिया शायद बजरंग बली को जिस तरीके से पोर्ट्रे किया गया इस पूरे कैंपेन में। उसके बाद कहा जा रहा है कि बीजेपी वालों ने हिंदू मुसलमान पर वोट लेने की कोशिश की है कर्नाटक में। बोलिए। अरे भाई, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि कांग्रेस जो है एक गैर संवैधानिक गैर कानूनी बात जो है अपने घोषणा पत्र में लिख रही है। मुसलमानों को कह रही है कि जैसे ही हम सत्ता में आएंगे वैसे ही हम 2 काम करेंगे। एक तो पहला काम ये करेंगे कि जो वर्तमान में सरकार ने निर्णय लिया, फैसला लिया कि 4% का इनका जो आरक्षण है जो अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, उसके ऊपर फैसला आना है और उसको जो है हम बहाल करेंगे। और दूसरा कि हम बजरंग दल को जो है प्रतिबंधित करेंगे। ये दोनों गैर कानूनी और गैर संवैधानिक बात अगर कांग्रेस के लोग कर रहे हैं तो ये छलावा है या नहीं? कांग्रेस के लोग तो ये भी कह रहे हैं कि संविधान में दोनों चीजें जो है आपको ये अधिकार संविधान इस देश का नहीं देता है कि ये दोनों काम आप नहीं कर सकते। और है हिम्मत तो मैं चुनौती देता हूँ इस चैनल के ऊपर, कांग्रेस के कोई भी कांग्रेसी सरकार जो है 3 जगह है, हिमाचल में है, छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में, करें ना प्रतिबंधित बजरंग दल को। क्यों झूठ बोल रहे हैं? क्यों दुष्प्रचार कर रहे हैं कर्नाटक में? अरे आपकी राज्यों में वहाँ आप कहीं वहाँ आएंगे तब करेंगे, अभी तो है ना, तो कर दीजिए यहाँ पे। हिम्मत तो करके दिखाइए ना, तो झूठ मत बोलिए। और दूसरी तरफ कि आप जो राजनीति करते हैं क्षुद्रता की और अभद्रता की, उसके ऊपर कम से कम कमोवेश अभी जिस तरह का देश में जो एक नजीर आया, अभी तो आपके नेता जो है सजा याफ्ता हो गए, सदस्यता चली गई। इससे कम से कम सबक लीजिए कि अभद्र तरीके से प्रधानमंत्री के ऊपर, प्रधानमंत्री इस देश का होता है, आपके नेता क्या बोलते हैं? ठीक है मोहम्मद आसिफ, आप राहुल गांधी 150 का ताल ठोक रहे हैं, राहुल गांधी 150 का ताल ठोक रहे हैं, लेकिन इस ताल ठोकने में कितना आप ताल ठोक रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत पर कितना भरोसा करते हैं? क्योंकि आज वोटिंग का दिन है, 13 तारीख को रिजल्ट आएंगे। ताल ठोकना जबानी एक बात है, आप कह जाते हैं, लेकिन असलियत जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है। क्या कहेंगे आप? जमीन की हकीकत पे ही हमारे नेता ताल ठोक रहे हैं। यही ताल हमने हिमाचल अंदर ठोकी थी। वही प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कहा था आप इनको जयराम ठाकुर को ना देके हमें देख के वोट दें, और जनता ने प्रधानमंत्री को देख के वोट दिया और 20 पे लाके खड़ा कर दिया भाजपा को, सत्ता छीन ली। यही कर्नाटक में होने जा रहा है। प्रधानमंत्री कह रहे हमें देखिए, अब जनता उन्हीं को देख रही है। अब उन्हीं जनता को उन्हीं को देखने की बारी है, उन्हीं को देख के फैसला लेगी किस तरीके से कांग्रेस को 150 प्लस करेगी। तो हम इसलिए जनता की वजह से ही, जनता के मूवमेंट से ही इस फैसला कांग्रेस कह रही है 150 प्लस है। रही जहरीले बयान की बात, किसने कहा सोनिया गांधी जी को विश कन्या? ये महिलाओं का सम्मान करेंगे? नाग सांप ये जानते ही नहीं। प्रधानमंत्री को नाग सांप किसने कहा था? आपको नहीं पता? जब प्रधानमंत्री ने हमला किया तब आप लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। जब प्रधानमंत्री रणनीति बनाता है कांग्रेस की, बताइए। दुनिया के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री को 91 गालियां गिनानी पड़े, उन गालियों पे वोट मांगना पड़े, ये तो बड़ी शर्म की बात है। हमारा प्रधानमंत्री बहुत मजबूत है, हमारा देश बहुत मजबूत है, हम तो कह रहे हैं, लेकिन किस तरीके से वोट मांग रहे हैं वो?
इस तक गिर गए हैं कि अपनी गालियों पे वोट मांगने लगे। अपने काम को छोड़कर अपने काम गिनवाइए, वोट मांगिए। अब बजरंग दल को आपने बजरंगबली से जोड़ दिया। ये कैसी मानसिकता है आपकी? वो एक संगठन है, दल है, उस दल के अंदर कैसे कैसे लोग हैं सबको मालूम है। क्या वो बजरंगबली हो गए? तो ये भाजपा का जो चरित्र है, ये दोहरा चरित्र से बोलते हैं। वो सबके सामने है। आप अपने मुद्दे छोड़कर, जनता के मुद्दे छोड़कर भावनात्मक मुद्दों पे आ जाइए। ठीक है, बाकी आसिफ जी लौट कर आऊंगा, एक बार दिग्गजों के बयान भी सुना दे। आज लोकतंत्र का महापर्व कर्नाटक में लोग अपने घरों से निकलकर वोट डाल रहे हैं और कई दिग्गज भी इसी कड़ी में पोलिंग बूथों पर पहुंचे वोट डालने के लिए। बसवराज बोम्मई, कर्नाटक के सीएम, निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त मंत्री, शोभा करंदलाजे केंद्रीय मंत्री, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष, जिन्होंने क्या कुछ कहा है वोट डालने के बाद, सुनिए आप। जो अगले 5 साल की जो एक नई भविष्य लिखने का दिन है, मैं सारे कर्नाटक के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि वो बाहर आ जाए, अपनी जो हक है वोट करने का वो कीजिए और जो प्रजाप्रभुत्व का सक्सेस करना है वो करना चाहिए और फ्यूचर 5 इयर्स का डेवलपमेंट के लिए आप मतदान कीजिए, ये मेरा अपील है। आप देख रहे हैं आज का माहौल इधर कैसे है। हर सीनियर सिटीजन, युवा, महिला, परिवार के संग जो आए हैं, उन सब के चेहरे में इतना शांति से वोट का क्यू लगा हुआ है, लाइन लगा हुआ है और हर एक के मेरे से बात करने के तरीके और वगैरह से मुझे तो स्पष्ट लग रही है बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ जीत कर आ रही है। प्रजातंत्र का त्योहार है मतदान, सब मतदान कीजिए, अच्छा सरकार को लाइए। आज का वोटर्स, आज सब मतदान केंद्र पे आना एंड ज्यादा परसेंटेज से वोट डालना। ज्यादा परसेंटेज से वोट डालने से एक अच्छा सरकार आएगा। इसीलिए मैं विनंती करती हूँ, सभी को विनंती करती हूँ, एक अच्छा सरकार लाइए, मतदान कीजिए। ये तो लोग तो वोट डाल रहे हैं और लोग ये चाहते हैं कि ये सरकार को बदलना और ये सरकार को बदल के कांग्रेस पार्टी को लाना। और लोग तंग और तबाह हो गए हैं कि वो चाहते हैं कि डेवलपमेंट करने वाले और करप्शन को निकालने वाले हुकूमत में अगर आए तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट राज्य में पड़ता है और डेवलपमेंट भी होता है। इसलिए लोग चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी आए और हमको सभी जो रिपोर्ट मिल रहे हैं अच्छा तरीके से चुनाव चल रहा है और कांग्रेस पार्टी थम्पिंग मेजॉरिटी से चुनाव जीतेगी। चाहूंगी सागर, इन तस्वीरों को देखकर एक चीज मैं कहना चाहूंगी, तमाम मेहमान भी हमारे साथ यहाँ बैठे। जब हम एग्जाम देने पहले जाते थे तो हमें बड़ा डर लगता था कि आज हमारे फाइनल एग्जाम्स के दिन हैं और ऐसे में बसवराज मुंबई में ट्विटर पे आज चेक कर रही थी तो ट्विटर पे सुबह सुबह पहुंच गए, भगवान की पहले पूजा अर्चना की, प्रार्थना की, उसके बाद वोट डालने गए हैं। हनुमान मंदिर भी पहुंच गए आज के दिन मुंबई जी, क्योंकि हनुमान जी और मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेता भी, हाँ बिल्कुल, बीजेपी लगातार हमलावर है। लेकिन अश्वनी जी बैठे हुए हैं स्टूडियो में, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे। अश्वनी जी, जब जब कांग्रेस ने इस तरह के बयान दिए तब देखिए कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा है। बजरंग दल पर बैन की बात जो कही है कांग्रेस ने, पूरे देश भर में लग रहा है कि इसका नुकसान हो सकता है आने वाले लोकसभा चुनाव में भी। अभी तो कर्नाटक ही हम देख रहे हैं। जी बिल्कुल होगा और हमने पहले भी देखा है जब कांग्रेस ने मौत का सौदागर बोला या जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अलग अलग तरीके के बयान दिए गए, उसको भारतीय जनता पार्टी को कितना इलेक्शन में माइलेज मिला है, कितना फायदा मिला, हम सबने देखा है। एंड उसका मूलभूत कारण यही है कि जब कांग्रेस बयान देती है तो बीजेपी विरोध में ये भूल जाती है कई बार कि वो एक धर्म विशेष के विरोध भी करने लगते हैं। ऐसे में गिरिराज जी को आप लोग याद रखिए थोड़ा, आप लोग भी गिरिराज जी को याद रखिए, याद कर लीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बीजेपी के नेता भी ऐसे बयान नहीं देते हैं, बीजेपी नेता भी ऐसे बयान देते हैं, पर जब शीर्ष नेतृत्व के नेता ऐसे बयान देते हैं तो ज्यादा जनता को ज्यादा लगता है। लेकिन ये चीज समझ में नहीं, ठीक है, आप लोगों ने नाग सांप, कांग्रेस के लोगों ने प्रधानमंत्री को कहा कि सांप है, डस लेंगे, विष चढ़ जाएगा,
ये अचानक को बीजेपी के विधायक को क्या हो गया? विष कन्या कैसे कह दिया उन्होंने? अब बीजेपी को ये नहीं पता था कि ये बोलने के बाद कौन सा खमियाजा उठाना पड़ जाए? जिसको सांप और विष का इतना नॉलेज होगा, जिसको सांप और जहर का इतना नॉलेज होगा, उसको विष कन्या ही बोलेंगे ना। आपको कैसे पता चलेगा? नहीं तो कौन जान सकता है जहर के बारे में इतना ज्यादा डिटेलिंग में। तो मुझे लगा कि उन्होंने शायद एनालिसिस किया कि इनको बहुत ज्यादा नॉलेज है जहर का, तो शायद विष कन्या रहे हो, इच्छाधारी नागिन रही हो और पता नहीं क्या क्या रही हो, जिसको इतना नॉलेज होगा। ठीक है संजीव जी, आम आदमी पार्टी की भूमिका भी नजर आ रही है, लेकिन जिस तरह से गुजरात में हम लोगों ने वोट कटवा पार्टी के तौर पर देखा था, क्या हम लोग कर्नाटक में भी आम आदमी पार्टी को वोट कटवा तक जाते देख पाएंगे? क्योंकि ये सीधा सीधा जो आप देखिए, जो ये लड़ाई है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, सीधा कंपटीशन। यहाँ आम आदमी पार्टी नजर तक नहीं आ रही है। आपके पास आऊंगी, लेकिन पहले बता दें किस समुदाय का कितना प्रभाव है पूरे कर्नाटक में, समझिएगा। लिंगायत का कितना है, साथ ही लिंगायत का 18% प्रभाव है पूरे चुनाव पर। कुल 224 सीटों में 52 विधायक इसी समुदाय के आते हैं और लिंगायत समुदाय बड़ा अहम समुदाय और कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी से खफा चल रहे हैं। तो लिंगायत समुदाय का 18% वोट तय भी करेगा कि विधानसभा चुनाव कर्नाटक में कौन मुख्यमंत्री बनने जाएगा। संजीव जी जल्दी से बताइएगा। वोकालिंगा 12% है, राज्य के वोकालिंगा की आबादी 12% है, इसलिए प्रभाव 224 सीटों पर 12% का इनका होता है। जल्दी से बताइएगा, थोड़ा तेज बोलिए। भूमिका जो है वो आम आदमी पार्टी वोट कटवा पार्टी के तौर पर नजर आई थी गुजरात में, इस पर बोलिए। कर्नाटक में नजर आएगी क्या? बताइए। हकलाने लग गए। मैं सवाल पूछती नहीं हूँ कि मेरे गेस्ट होता है, हकलाने लग जाते हैं। हकलाइए मत, बोलने तो दीजिए ना। आम आदमी पार्टी देखिए बहुत कम समय में अपने जनाधार के साथ पूरे हिंदुस्तान में धीरे धीरे वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी का रिकॉर्ड ये रहा है कि अभी तक वो पीछे की तरफ उसका बैक गियर नहीं लगा है, वो आगे की तरफ जा रही है। रिकॉर्ड यही बता रहे हैं। एक ऐसे पहली ऐसी पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी रहते हुए भी 2 स्टेट में उसने सरकार बनाई। अभी हाल फिलहाल में लोग उसको ये समझते थे कि वो केवल कांग्रेस पार्टी का वोट काट रही है, लेकिन बीते दिनों ये भी देखने को मिला कि वो बीजेपी को भी बाहर का रास्ता दिखा रही है। तो दोनों पार्टियों के लिए चिंता की लकीरें तो है। समीकरण समझना चाह रही हूँ, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी को बड़ा क्लोजली देखते हैं। आप मुझे समझाइए, जिस तरीके से हम लोगों ने गुजरात में देखा, क्योंकि कांग्रेस वहां उस तरह की फाइट में नहीं थी, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस यहाँ सीधा सीधा फाइट में है। मैं कह रही हूँ आम आदमी पार्टी जो लगातार कह रही थी कि हम जीतेंगे। कई बार हमने डिबेट किया जिसमें आम आदमी पार्टी के जितने भी मेहमान हैं उन्होंने कहा था कि हम आएंगे और बड़े प्रतिशत में आएंगे, लेकिन हम जिस तरीके से चुनाव देख रहे हैं, चुनाव का माहौल देख रहे हैं, वो आम आदमी पार्टी नजर नहीं आ रहा। मैं इस पर सवाल पूछ रही हूँ, कैंपेनिंग में नहीं हुई आपकी तरफ से? पार्टी के नेताओं का तो ये फर्ज ही बनता है कि वो हारते हैं तब भी वो दिखाई दे रहा है कि वो हार रहे हैं, तब भी वो कहेंगे कि हम सरकार बना रहे हैं। तो वो उस तरह की कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि उनकी उपस्थिति निश्चित तौर पे दर्ज होगी। हर जगह बहुत बड़ा फैक्टर बन के उभरे ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन कोशिश उनकी लगातार है। जिस तरह से वो राष्ट्रीय पार्टी बन करके हर स्टेट में चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं और प्रभावित करते हुए अभी तक दिखाई दे रहे हैं, उनके आंकड़ों को देखते हुए, पिछला रिकॉर्ड को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि यहाँ भी उनकी भूमिका रहेगी और यहाँ भी वो प्रभावित जरूर करेंगे। ठीक है, आपको क्या लगता है सागर? क्योंकि हमने आम आदमी पार्टी की तरफ से एक भी रैली नहीं देखी है। तकरीबन मैंने डिबेट्स किए हैं 5 बजे अपने प्राइम टाइम में, मैंने एक भी रैली का जिक्र नहीं किया कि आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया कर्नाटक चुनाव में। क्या पहले से मान के चल रहे हैं कि हम नहीं जीतने वाले, यहाँ सीधे सीधे टक्कर बीजेपी और देखिए बिल्कुल जो रैलियों की संख्या है 2000 के करीब, उसमें कांग्रेस और बीजेपी की ज्यादातर है। आम आदमी पार्टी अभी हाल ही में देखिए राष्ट्रीय पार्टी बनी है और इसीलिए किस्मत अपनी हर जगह आजमानी चाहिए, क्योंकि अभी पूरी फील्डिंग जो है 1 सालों के बाद सेट होगी। इसीलिए आम आदमी पार्टी कई राज्यों में आपने देखा होगा जो वोट बैलेंस है उसको भी कई बार बिगाड़ी है। महेश जी नेता बीजेपी के फिलहाल जुड़े हुए। महेश जी, बीजेपी ने भी विवादित बयान दिया है सर पूरे चुनाव भर में। हालांकि जो बीजेपी के नेता उन्हें लगता है कि वो आसानी से बच निकलेंगे और लगता है यही जो हौसले हैं उनके वो दिक्कत में डाल देते हैं। देखिए, मैं फिर कहूंगा कि चुनाव कोई भी हो, लोकतंत्र में चुनाव जो है हमारा एक बहुत शक्तिशाली व्यवस्था है, जिसमें कि किसी भी तरह की इस तरह की चीजों की गुंजाइश बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। जिस चीज को हम और आप जो है आज की डेट में हमारे समाज में इसका कोई भी महत्व नहीं है। हम गाली गलौज पे उतर आते हैं, अपशब्दों को बोलते हैं, विवादित बयान देकर चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं। ये परंपरा जो है बिल्कुल एक लोकतंत्र के लिए कोई स्वास्थ्यवर्धक नहीं है। लेकिन जो आपने बात कही, मैं जो जैसे इन्होंने कहा कि एक हमारे नेता ने कहा कि सोनिया जी विष कन्या है, हमने कब समर्थन किया? उस चीज को हमने कब कहा कि ठीक है? हमने कभी भी उसको उचित ठहराने की कोशिश नहीं करी और ना हम करते हैं इस तरह की चीजों की। लेकिन सवाल यह है कि वो तो संवैधानिक पद पर नहीं है ना,
प्रधानमंत्री जी एक संवैधानिक पद पर है। ये कमाल का तर्क है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है ये तो कमाल का तर्क दे रहे हैं पद नहीं है। महिलाओं की इज्जत करेंगे कि नहीं करेंगे? आप लोग तो दम भरते हैं कि महिलाओं के सम्मान और इज्जत के लिए बीजेपी ने जितना काम किया उतना किसी पार्टी ने नहीं किया, और आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री। अरे मैं कह रही हूँ प्रधानमंत्री के सामने देश की जितनी महिलाएं हैं, एक भी महिला, ये प्रभु कंपैरिजन नहीं हो सकता। आप कैसी बात कर रहे हैं? तुलना ही नहीं है, क्या बोल रहे हैं आप? आपका सवाल ही समझ में नहीं है। आप कहना क्या? मैं जवाब दे रही हूँ। आपने कहा कि प्रधानमंत्री के ऊपर बोलना कुछ भी वो अलग बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री है। क्लैरिटी के साथ पूछिए कि कहना क्या चाह रहे हैं। संजीव जी क्या कहना चाह रहे हैं, जरा कहिएगा। कब्रिस्तान में भी और स्मशान में भी घेराबंदी और लाइट की बात कर सकता है। तो ये शुरू किसने की? सबसे उच्च पद पर जो बैठे हुए व्यक्ति हैं, सबसे ज्यादा जिम्मेवारी उनकी बनती है कि वो इस तरह की बदजुबानी में इन्वॉल्व ना हो। यदि वो इस तरह की बदजुबानी में इन्वॉल्व होते हैं तो जाहिर सी बात है विपक्षी पार्टियां तो खुले हाथ से आएंगे, फिर वो डट के आएंगे। मोहम्मद आसिफ से सवाल का जवाब जानना चाहूंगी। इस बार कांग्रेस कहती रही है, उनके जितने भी कैंपेन्स रहे, उन्होंने कहा कि इस बार हम जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं वो लोकल मुद्दे होंगे कर्नाटक के, क्योंकि विधानसभा चुनाव लोकल मुद्दों पर, स्थानीय मुद्दों पर लड़ा भी जाता है। और प्रियंका गांधी को भी कई बार हमने कहते हुए अपनी रैलियों में सुना कि हम स्थानीय मुद्दे पर लड़ रहे हैं, स्थानीय मुद्दे पर लड़ रहे हैं वर्सेस तमाम बड़े चेहरे जो बीजेपी के उतरे। कौन जीतेगा? आपको क्या लग रहा है? क्या कांग्रेस इस बार विश्वास जीतने में जीत जाएगी कर्नाटक के लोगों का? मोहम्मद आसिफ, कर्नाटक की जनता विश्वास जीतेगी, उसे कांग्रेस पे भरोसा है, इसलिए कांग्रेस वहां चुनाव जीतेगी। कांग्रेस पार्टी तमाम लोकल मुद्दों पे चुनाव लड़ी है और तमाम हमारे लीडरों ने लोकल मुद्दे उठाए हैं। वहां के किस तरीके से करप्शन का मुद्दा रहा, किस तरीके से भाजपा के लोगों का करप्शन के अंदर डायरेक्ट इमलो टीवी के ऊपर पकड़े जा रहे हैं, 40 लाख रुपए, घर से 8 करोड़ रुपए, उनको बचाने भाजपा के लोग लग गए। ईडी उनको भूल गई, कहां बैठे हैं कहां नहीं बैठे हैं, रास्ता ही भूल जाती है, सीबीआई भूल जाती है। भाजपा कम से कम इतना तो काम कर दे, जिनके यहाँ डायरेक्ट पैसे पकड़े जा रहे हैं अपने अधिकारियों को हम भेज दे कि इन पे कानूनी कार्रवाई करे। जिनके खिलाफ कोई बयान देता है वहां भेज देंगे ईडी और सीबीआई को, ये नहीं पता सबूत है नहीं, वहां तो सामने सब सबूत रखे हैं। तो भाजपा की इन नीतियों के खिलाफ कर्नाटक की जनता वोट दे रही है और कांग्रेस को सत्ता में लेके आ रही है। हमारे हर लीडर ने वो मुद्दे उठाए जो वहां की जनता से जुड़े। सवाल पे महेश जी कुछ जवाब देना चाह रहे, जल्दी से महेश जी बोलिएगा। हाँ महेश जी, हेलो, हाँ, बोलिए महेश जी के पास जाएंगे, पहले मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं उनको। आते हैं, खुशी लगती है कि 55 साल से एक जगह से एक बूथ पे वोटिंग करना, ये भी बहुत बड़ा देन है। इसीलिए वो काम मैं पहले से कर रहा हूँ, आज भी मुझे अच्छा लगा। और लोगों का एंथुसियाज्म देखने के बाद मुझे ये लग रहा है कि मेरी पार्टी फुल मेजॉरिटी में आने के पूरे सभी लक्षण हैं। तो हम जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। अच्छा, अभी ओवरऑल आप देखे हुए तो कैसा लगेगा अभी स्टेट का जो माहौल है? नहीं, हर जगह से हमको जो इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं, हर जगह से आप लोगों का जो मीडिया है, टीवी है, लोग हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को तो मैं समझ नहीं पाई, उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। बताइए क्या कह रहे थे आप आसिफ जी की बातों पर? देखिए, आसिफ जी जो है अज्ञानता बस ये सब बातें कह रहे हैं। हमारे जो नेता के यहाँ जो पैसे पकड़े गए उसमें ईडी का भी केस रजिस्टर्ड हुआ है, उसमें इनकम टैक्स में भी केस रजिस्टर्ड हुआ है, और ये मैं दावे के साथ आपको दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ। हाँ। और उस नेता को हमने बाहर जी, आपके नेता भाजपा के जेल के अंदर है, बाहर है वो? मैं वही 3 दिन में जेल से बाहर आ गए थे। कौन सा मुकदमा लगाया था आपने ईडी के ऊपर? पहले पूरी बात सुन लीजिए, आप बता दीजिए जेल में बाहर है वो पार्टी से, वो आपके नेता जेल में बाहर है। मैं जी सिर्फ तब बोल दीजिए दूसरी बात कि बाहर है अंदर है। अरे आप पूरी बात सुन लीजिए, मैंने बीच में नहीं बोला ना आपके। डीके शिव कुमार जो आपके प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जो आपके मुख्यमंत्री के मुखड़ा है, उनके घर पे श्रीमान 11 करोड़ रुपया कैश मिला, 600 करोड़ रुपए की उनकी प्रॉपर्टी अटैच्ड है, उनके ऊपर दर्जनों मुकदमे हैं। आपके 28 एमएलए जो है उच्चायुक्त के जो छापे थे उसमें पकड़े गए थे पिछली सरकार में, सीधा रमैया सरकार में। आपने किसी को भी बाहर का रास्ता नहीं दिखाया।
तो ये अंतर है। आसिफ जी, आपकी जब आप कोई बात हमारे ऊपर उंगली उठाओगे आप ये कह रहे हैं अगर हमने नहीं दिखाया तो हम भी वही काम करेंगे। कौन सा काम कर रहे हैं? मैं जी ना कांग्रेस दूध की धूली है ना बीजेपी। कौन सा बढ़िया काम? हमारे नक्शे कदम पे चल रहे हैं आप। सर विधायक जी के यहाँ जो नोटों की गड्डियां पाई गई, महेश जी मशीन तक मंगवानी पड़ी सर गिनने के लिए। तो ना तो बीजेपी दूध की धूली है ना कांग्रेस धूली है भ्रष्टाचार के मामले में। और आप चले हो आप दुनिया को ये बताने कि देखो हम भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए या भ्रष्टाचार के पक्ष में हम ये बात कह रहे हैं। आपकी बात पे कौन मानेगा, कौन विश्वास करेगा? देश की जनता हमारी बात को मानेगी। आप खुद भी हल्ला मचाते रहिए। आपने खूब 13 में हल्ला मचाया था। किस तरीके से डिबेट में मत जाइए, डिबेट में मत जाइए। जगदीश शेट्टार कहने का कुछ फायदा होगा? आसिफ जी से जानेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। जिस तरीके से जगदीश शेट्टार बहुत बड़ा चेहरा कर्नाटक में बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में मूव हुए, क्या उनके जाने का फायदा कांग्रेस को मिलेगा? कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड विद न्यूज इंडिया। जल्दी वापस आते हैं और देखते रहिए कि क्या कुछ चल रहा है आज के विधानसभा चुनाव कर्नाटक में। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत। 5 करोड़ 30 लाख वोटर जो आज के दिन पोलिंग बूथों पर किस्मत कैद कर रही है मशीन में कर्नाटक के उन दिग्गज नेताओं का जिन्होंने पसीना बहाया इस चुनावी मौसम में। लेकिन कर्नाटक की अगर बात करें तो लिंगायत समुदाय, वोक्कलिगा समुदाय और कुरुबा समुदाय, ये 3 ऐसे हैं जहां पर मठों की संख्या बहुत ज्यादा है। और मठ की भूमिका कितनी अहम है कर्नाटक में आप सभी जानते हैं, क्योंकि आज तक राज्य में जितने भी मुख्यमंत्री बने लिंगायत समुदाय से वो आते हैं। ऐसे में मठों की भूमिका पर अगले आधे घंटे में प्रकाश हम डालेंगे कि आखिर ये अब किसके पाले में जा सकते हैं। संदीप कौशिक, पॉलिटिकल एक्सपर्ट। प्रभुत्व भी रहा है मठों का, और साथ ही देखिए जिस तरीके से कर्नाटक के मतलब पूरे दक्षिण भारत की बात करें तो दीक्षित होते हैं, बातों को मानते हैं। और जैसे ही शुरुआत हुई रैलियों की या फिर चुनाव प्रचार की, तो सबसे पहले आप देखिए बीजेपी के जो दिग्गज थे वो मठों में ही सबसे पहले गए और उसके बाद फिर शुरुआत होती है। संजीव जी से कुछ पूछ रहे हैं आप? जी संजीव जी, क्या लग रहा है कि इस बार किस समुदाय से सीएम बन सकता है? क्योंकि बसवराज बोम्मई की बात करें, मौजूदा सीएम भी लिंगायत समुदाय से, इसके पहले भी लगभग 16 मुख्यमंत्री राज्य के ऐसे रह चुके हैं जो लिंगायत समुदाय से ही आए। इस बार मठ किस दिशा में आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि जिसके पाले में मठ उसकी जीत है। भाजपा की तो पूरी कोशिश ही है, मठों के ऊपर ही राजनीति चलती है और शुरुआती दौर में भी उन्होंने जता ही दिया है कि मठों पे ही राजनीति उनकी रहेगी। तो धार्मिक ध्रुवीकरण से अलग भारतीय जनता पार्टी को आप नहीं देख सकते। हाँ। कोशिश उनकी पूरी यही रहती है। और अब कितनी सफलता मिलती है इस बार कर्नाटक के चुनाव में बिल्कुल अलग तरीके का ये चुनाव है। मैंने कहा कि सारे लोग ये बात मानते हैं कि आप क्लियर नहीं बता सकते हैं कि आम आदमी पार्टी किन मुद्दों पर लड़ रही है, यही बता दीजिए आप। नहीं, आम आदमी पार्टी तो नहीं, किन मुद्दों पर लड़ रही है विधानसभा चुनाव? आम आदमी पार्टी किन मुद्दों पर? आप चिंता नहीं कीजिए, आप जब इतिहास उठा के देखेंगे तो मुझे बताइए ना, छोड़ दीजिए भारत के इतिहास में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जितनी रफ्तार से आम आदमी पार्टी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक पार्टी है, एक नई पार्टी है और सारे लोगों के कानों में, आंखों में, सब कुछ में खटकती हुई दिखाई दे रही है, बावजूद उसके वो आगे जा रही है। तो थोड़ा सा वक्त दीजिए। ये इशारा कहीं महेश जी की तरफ तो नहीं? आंखों में खटकना और आंखों में काजल, वो लगातार दिखाई दे रहा है। प्रफुल्ल मोहंता की पार्टी आम आदमी पार्टी से तेज उठी थी और उसी तेजी से नीचे गई। महेश जी काजल लगा के आए हैं वैसे आप जो है आम आदमी पार्टी को शायद सॉफ्ट कॉर्नर रखते होंगे, बट प्रफुल्ल मोहंता की पार्टी थी, इससे तेज ऊपर गई थी और इससे तेज नीचे गई थी। अश्वनी जी ये कह रहे हैं जो आग तेज जलती है जल्दी बुझ भी जाती है, बहुत जल्दी बुझती है। और आम आदमी पार्टी तो मुझे लगता है बीजेपी का कांग्रेस जगदीश शेट्टार पे सवाल था, का काम कर रही है। जगदीश शेट्टार पे सवाल था आसिफ जी, जगदीश शेट्टार के जाने का कितना फायदा होगा आप लोगों को? किस तरीके से लिंगायत समाज को इन्होंने ठगा है, किस तरीके से एक बुजुर्ग नेता येदियुरप्पा जी के साथ इन्होंने क्या किया। उनकी रैली तक नहीं होती चुनाव से पहले, उनकी गाड़ियों पर पथराव करा दिया और उनको चुनाव के दौरान में सबसे बड़ा नेता दिखा के साथ लेके चल रहे हैं। तो जब कोई समाज या कोई भी लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है तो उसका नतीजा सबके सामने होता है। आज लिंगायत किस तरीके से भाजपा से नाराज है, हर टीवी चैनल पे हमने देखा। जनता से लोगों की राय पूछी गई, जनता ने कहा, कोशिश की, आप क्या पता किस गलत फहमी में रहे कि लिंगायत नाराज है, उधर पता चले कि लिंगायतों ने जाकर वोट ही दे दिया। अश्विनी जी लिंगायत 18% कर्नाटका में है और 6% महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र और कर्नाटका के बॉर्डर पे जो बहुत टसलिंग रहती है
तो अगर महाराष्ट्र को लिंगायत समाज, जो कि शिवसेना की जब सरकार थी, तत्कालीन सरकार में बहुत सपोर्ट मिलता था, हाँ। तो मुझे तो ये लगता है जो आप कह रही हो कि लिंगायत समाज भारतीय जनता पार्टी से कर्नाटक में तो एटलीस्ट खुश है, हाँ। क्योंकि कर्नाटक में उनको हमेशा सपोर्ट रहा है, उनके समाज के मुख्यमंत्री रहा है और कई बार मुख्यमंत्री रहा है, भारतीय जनता पार्टी से भी रहा, अदर पार्टियों से भी रहा है। तो लिंगायत समाज डेफिनेटली इस करंट सिचुएशन मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जाएगा ज्यादातर लिंगायत समाज का। ठीक है महेश वर्मा जी, क्या नुकसान उठाना पड़ जाएगा अगर लिंगायत समुदाय, क्योंकि जैसा स्टार्टिंग से कहा जा रहा है ये इतना बड़ा समुदाय 18% वोट का प्रभाव है पूरे 224 सीटों में, अगर ये नाराजगी वोटिंग करते हुए भी नजर आ गई तब तो फिर बहुत मुश्किल है। महेश शर्मा जी, नाराजगी का कोई कारण तो स्पष्ट होना चाहिए ना। लिंगायत समाज के लिए हमने अभी जिस तरह से आरक्षण उनका 2% और इनहेंस किया है, बढ़ाया है, तो सवाल ये है कि जो हमने काम अच्छा किया है उनके लिए, हमसे वो किस बात के लिए नाराज है? नाराजगी का कोई कारण होना चाहिए। ऐसे कह देना कि लिंगायत समाज, अरे आपके पास जो है 7 से 8 पिछली बार जब कांग्रेस जीती थी उसमें 7 विधायक लिंगायत से थे, तो सवाल यह है कि अगर 7 विधायक वो लिंगायत से थे और वो जीते, आज की डेट में उनका वजूद क्या है? वो 7 विधायक जो है, क्या इस बार भी जो है इस तरह से कांग्रेस जो है थोड़ा बहुत सीट वो भी जीतेगी? लेकिन ये तो स्पष्ट है कि अगर बोकालीगा और लिंगायत दोनों को कहीं न कहीं कांग्रेस भाजपा की वर्तमान सरकार ने उनके हित में, उनके कल्याण के लिए अच्छा काम किया है, तो उनका वोट हमें मिलेगा। अब रही बात जो प्रधानमंत्री जी ने जो वहाँ अपना अभियान शुरू किया, और प्रधानमंत्री का जो अभियान का जो एक सार समझ में आया कर्नाटक की जनता को, वो यही था कि प्रधानमंत्री जो बात कह रहे हैं वो कुछ हद तक सही है। टिकट बांटे गए थे, ठीक है, हाँ बोल लीजिए एक सवाल। 350 इंडस्ट्रियल स्टेट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एग्रीकल्चर पोटेंशियल जो है कर्नाटक में ज्यादा है। देश का सबसे ज्यादा अगर कोई समृद्ध राज्य बनने के रास्ते पे कोई राज्य अगर अग्रसर हो सकता है, प्रधानमंत्री जी ने उसकी एक स्पष्ट खाका खींच के जनता के सामने रखी, और जनता को कहीं इस बात का विश्वास है। आज जो ये आप देख रहे हैं लाइन, और आपको सुन के हैरानी होगी कि पूरे प्रदेश में 60,000 के करीब जो मतदान केंद्र हैं, उसमें 39,000 मतदान केंद्र आपके शहरी क्षेत्र के हैं, जहाँ सबसे ज्यादा जागरूक मतदाता है, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मतदाता है। और प्रधानमंत्री की बात को सुनने और समझने का जो एक बड़ा जन सैलाब जो अर्बन क्षेत्र में दिखाई दिया, सेमी अर्बन क्षेत्र में दिखाई दिया, और जो गांव से लोग चलकर आए जिस तरह से, उस तरह का आप कहीं और किसी पार्टी के नेता का जो कार्यक्रम आप कहीं नहीं दिखा सकते हैं, ना कहीं आप बता सकते हैं। तो सवाल यह है कि सब चीज जब हमारे पक्ष में है और हम कहे कि नहीं जी हमें कुछ नहीं मिलेगा, हम कहे कि नहीं जी हमारी तो जीत के कोई आसार ही नहीं है, और ये कहे कि हम 150 जीत रहे हैं, इनका कोई रीजन और विजन, इन्होंने अगर पूरे कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस को देखा जाए तो इन्होंने सिर्फ मुसलमानों की बात करी कि मुसलमान 13% जो वोट है, ये बोकालीगा लिंगायत इनका कोई लेना देना नहीं है, इन्होंने सिर्फ मुसलमान। अगर वो 13% अगर चले गए कांग्रेस के पाले में महेश जी, और बाकी अन्य लोगों ने भी साथ दे दिया कांग्रेस का कुछ हद तक, तो आपको नहीं लगता कि थोड़े रास्ते आसान हो जाएंगे? ये पूरा हिंदू मुसलमान करते रहे, ये इनको 13% अगर मुसलमान वोट लेकर और इनको 150 सीट जीतना है, तो फिर तो अल्लाह ही मालिक है इनका। फिर तो इस तरह की चीजों को सुनना और समझना। बजरंग दल पर बैन को लेकर क्या लग रहा है? सारा वोट बैंक ही खिसक गया क्या मुस्लिम के अलावा? क्या रहे हैं आपके नेता ने कि कोई ऐसी बात कही जो कर्नाटक के भौगोलिक चीजों को ध्यान में रख के कि किस क्षेत्र में क्या विकास किया? अश्विनी जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, बताइए एक चीज, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल एक्सपर्ट आप हैं, आपने कोस्टल एरिया को क्या चाहिए? ठीक है संदीप जी, लौट कराऊंगा सर। हैदराबाद कर्नाटक को क्या चाहिए? मुंबई में महेश जी लौट कराऊंगा। महेश जी, कर्नाटक में जिस तरह महेश जी आ रहा हूँ आपके पास। अश्विनी जी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि बताइए, लगभग बजरंग दल पर बैन के बाद कहा यह जा रहा है कि 78% मुस्लिम का वोट बैंक कांग्रेस के पाले में जा सकता है। हालांकि कई सर्वे ये भी बताते हैं कि 26% लोग राज्य के नाराज भी हैं बजरंग दल पर बैन को लेकर। उनका ये कहना कि कांग्रेस को भारी नुकसान भी हो सकता है। आपका आकलन क्या कहता है सर? सागर जी, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। मैं यहाँ 2-3 विषय कांग्रेस के जो मेन मुद्दे रहे हैं जिस पे कांग्रेस फोकस कर रही है, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। पहला ये मुद्दा उठा रहे हैं करप्शन का, दूसरा उठा रहे हैं लोकल इशू का, और तीसरा उठा रहे हैं रिलीजियस सेंटिमेंट्स का, जो कि बजरंग दल की आप बात कर रहे हैं। मैं खुद कर्नाटक में 10 साल रहा हूँ, बैंगलोर में 6 साल रहा हूँ, मैंगलोर में 4 साल रहा हूँ। मैंने कर्नाटक को बहुत करीब से देखा है। बजरंग दल में कुछ लोग उपद्रवी शायद हो सकते हैं, कुछ इंसिडेंट हुए हों,
बट वहां पर ऐसी कोई आम सहमति नहीं है कि बजरंग दल एक ऐसा आउटफिट है जिसको बैन होना चाहिए। इसमें मैं बिल्कुल खुले तरीके से जिम्मेदारी के साथ आपके यहाँ पर कह सकता हूं, मैंने खुद बेंगलोर में 6 साल रहा हूं। दूसरी बात आती है करप्शन की। मुझे लगता है कि कांग्रेस अगर करप्शन की बात करे तो थोड़ी सी बेईमानी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2014 में करप्शन के मुद्दे पर ही कांग्रेस बना करके आई थी। रही बात लोकल इश्यूज की, जो तीसरा मुद्दा कांग्रेस बार बार उठा रही है कर्नाटक में, आप देखो लोकल इश्यूज क्या है। वहां एक नंदिनी का लोकल इशू है। नंदिनी का लोकल इशू, अमूल को कांग्रेस में कौन लेके आया? सिद्धरमैया जी, और अभी वो बोल रहे हैं अमूल को बैन करो। तो पता नहीं उसमें कौन सा करप्शन हुआ जो पहले अमूल को लेके आया, अब उनको अमूल भा नहीं रहा है। दूसरी बात रही डेवलपमेंट की। भारतीय जनता पार्टी ने तुमकुर में हेलीकॉप्टर फैक्ट्री खोली है। एप्पल का सबसे बड़ा डेवलपमेंट सेंटर कर्नाटक में लगवाया गया है, जो कि पहले चाइना में होता था। चाइना का 25% जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, एप्पल कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो कर्नाटक में लगाई गई है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने डेवलपमेंट के लोकल इश्यूज को बहुत अच्छे से कैश किया है, बुनाया है और जनता के सामने रखा है। कर्नाटक आप भी बीजेपी का पक्ष ले रहे हैं क्या, जो वहां पर अमूल की बात की जा रही है लगातार? मैं किसी पक्षधर में नहीं हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये कांग्रेस की दोहरी राजनीति कैसी है कि जिसको आप खुद लेके आते हो उसी के खिलाफ आप बोल रहे हो इसको हटाया जाए। या तो आपने तब करप्शन किया था, आखिर ऐसी जब बीजेपी ने नंदिनी का नाम लिया। और आप देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज, नंदिनी कब बनी? जब किसानों को फ्री में लोन मिला। फ्री में लोन कब मिला? जब येदियुरप्पा की सरकार थी। नंदिनी का गठन तब हुआ। तो कांग्रेस जो है सिर्फ उन मुद्दों को भुनाना चाहती है। जैसे एनआरसी का मुद्दा बीजेपी ने उठाया, कांग्रेस तुरंत अपीसमेंट की बात की। तो कांग्रेस हमेशा पास खुद के मुद्दे नहीं होते हैं। कांग्रेस ये ढूंढती है कि बीजेपी क्या बोले और हम उस पर क्या अपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर सके। मेरा ये मानना है। चलिए मैं आप ही से जान लेता हूं, महेश जी, आपको नहीं लगता कि नंदिनी से लोगों का आंतरिक लगाव है कर्नाटक में, और जो आप लोगों ने दूध की बात कही है वहां पर अमूल की, इससे एक बड़ा नुकसान हो सकता है सर बीजेपी को? नहीं, देखिए कर्नाटक का जो एक हमारे जो पशुपालक हैं जिनके लिए ये जरूरी था कि नंदिनी एक रेवोल्यूशन है। पूरे देश का जो एक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है कोऑपरेटिव नेशनल एनडीडीबी जो है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का एक जो कार्यक्रम है जिसके तहत नंदिनी को भी वही सहायता मिलता है। लेकिन उन लोगों को कहीं धन्यवाद करना चाहिए जो सरकार की जो स्कीम्स हैं, जो योजनाएं हैं, उनको 100% उसका लाभ अगर किसी ने उठाया तो निश्चित रूप से नंदिनी ब्रांड ने उठाया, और वो भी कर्नाटक में उठाया। और एक अच्छा ब्रांड सिर्फ वो देश में ही नहीं बना, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी बना है। तो उस ब्रांड को लेकर जो है इस तरह की कोई राजनीतिक मतलब जुमलाबाजी करना और इसको लेकर कहीं ये कहना कि नहीं अब ये चीज कह के हम कहीं फंस गए और हम कहीं चुनाव में हमें कोई नुकसान होगा, मुझे लगता है कि ये बहुत ही अतिशयोक्ति है और ये इतना जरूरी नहीं है। लेकिन जो आज सबसे मजेदार बात जो मैडम ने बात कही, जो संजय कौशिक जी ने जिसका जवाब नहीं दिया, कि आम आदमी पार्टी जो करप्शन के सारे जो है कीर्तिमान स्थापित इस देश में कर चुकी है, और जिसको हमारे संजय जी कह रहे थे कि बहुत कम समय में एक बड़ी पार्टी बन के उभरी है। अरे साहब, आपके नेता जिस तरह से गुल खिला रहे हैं, शीश महल में कहाँ 2 कमरे के मकान में रहने की बात कहने वाला केजरीवाल आज शीश महल में रह रहा है। 128 करोड़ रुपए का शीश महल जिसका तैयार हो, इस देश का कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जिसका 28 एकड़ में जो है मतलब उसका निवास हो। उस 28 एकड़ में पता नहीं वो आदमी क्या करता है, समझ में नहीं आता है। जो गरीबों की बात करता हो, आज कर्नाटक में आप कहीं अगर दिखाई नहीं दे रहे हैं, आपकी कहीं कोई वहाँ पूछ नहीं है, तो उसका कारण ये नहीं है कि आप कोई बड़ी पार्टी हो गई। इसका कारण ये है कि आज भ्रष्टाचार के मामले में जिस तरह से आपके नेता लगातार अंदर घुसे जा रहे हैं और आप लोग भगत सिंह उसके नाम पर बने जा रहे हैं। कर्नाटक के पक्ष में बोलेंगे, कर्नाटक के पक्ष में, कर्नाटक को लेकर के, कर्नाटक को केंद्र में रखकर बातचीत करिए आप लोग। देखिए महेश जी, भारतीय जनता पार्टी के मुंह से करप्शन के बारे में तो खैर कोई बात अच्छी नहीं लगती है। लोग भी जानते हैं कि करप्शन के मुद्दे पर कितने संजीदा। खुशी होगी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो निवास बना है वो मुख्यमंत्री का निवास है, वो अरविंद केजरीवाल का नहीं है। रणनीति ऐसी बनाइए, नीति ऐसी बनाइए कि दिल्ली की जनता आपको मुख्यमंत्री बना दे और आपको उसमें रहने का मौका मिले। इसके बारे में सोचिए। 3000 केस करप्शन के किए हैं, उसमें से ऑलमोस्ट 95% केस नॉन बीजेपी पार्टी पे, हालांकि 150 बीजेपी पे भी हैं। तो
मतलब करप्शन भारतीय जनता पार्टी के बारे में आप कैसे बोल सकते हैं? चलिए बड़ी खबर को रुक कर लेते हैं, एक बार रुक जाइए आप लोग। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए जो वोटिंग है वो लगातार जारी है और 1 बजे तक आपको बता दें 1 बजे तक 37.25% वोटिंग हो गई है और ऐसे में 58,545 मतदान केंद्रों पर वोटिंग जारी है। सुरक्षा के तमाम इंतजाम, कड़े इंतजाम, पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 2615 उम्मीदवारों की किस्मत का मौका है, क्या कुछ होगा देखने वाली बात होगी। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री से लेकर केंद्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से लेकर इन्फोसिस के सीईओ तमाम लोग सुबह सुबह वोट करने पहुंचे अब, क्योंकि वोट के लिए अपील भी कर रहे हैं लोग कि घर से बाहर निकलिए, वोट करिए। और ऐसे में जो इन्फोसिस के सीईओ हैं उन्होंने कहा कि पहले आप वोट दीजिए, अपने लोगों को चुनिए, उसके बाद आपको शिकायत करने का अधिकार होगा। वोट ही नहीं करेंगे उसके बाद अगले 5 साल तक यू डोंट हैव राइट टू क्रिप। आप लोग भी हमारे साथ मेहमान हैं, वोट करने के लिए अपील भी कीजिए एक बार लोगों से। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है देश की जनता से, और खास करके अभी तो कर्नाटक में चुनाव है तो पूरे जोश के साथ निकले लोग और वोट करें। वो ये हम अपील नहीं करते कि किसको वोट करें, लेकिन वोट जरूर करें। जब तक आप वोट नहीं करेंगे, ये बात बिल्कुल सही है कि आपको अधिकार नहीं होगा शिकायत करने का। जनता के द्वारा भागीदारी तभी निभाई जाती है जब वो चुने अपने मन से। जवाब दे रहे थे केजरीवाल के सवाल। नहीं, मैं यही कह रहा था कि नीति ऐसी बनानी चाहिए कि एक वो जो केजरीवाल का बार बार एक तो भ्रम फैलाया जा रहा है कि केजरीवाल ने अपना घर बना लिया। केजरीवाल ने अपना घर नहीं बनाया, वो मुख्यमंत्री का आवास है। कल होकर मुख्यमंत्री बीजेपी के होंगे उसी में रहेंगे, कांग्रेस के होंगे उसी में रहेंगे। तो जनता के बीच में अपने नीतियों को लेके जाएं और जनता का भरोसा जीतें, ये ज्यादा बेहतर होगा। आप पर्दे देखते हैं, टॉयलेट देखते हैं, फर्श देखते हैं, ये देख करके जनता ने नहीं चुना। कर्नाटक के केंद्र में कर्नाटक रखी, उसके बाद बातचीत हमारे साथ आसिफ जी, आप लोगों ने अपनी मैनिफेस्टो में लिखा कि बजरंग दल को हम आते ही बैन कर देंगे। फिर जैसे ही आपने देखा बीजेपी ने इस मुद्दे को लपक लिया, उसके बाद तुरंत ही डीके शिव कुमार जाकर हर जगह ये कहने लगे कि अगर हम जीत कर आते हैं तो हम कर्नाटक के हर एक इलाके में हनुमान मंदिर बनवाएंगे। तो ये कैसा स्टेटमेंट था? आप लोगों ने पहले मैनिफेस्टो में आप लोगों ने घोषणा कर दी, जब बीजेपी ने लपक लिया, भुना दिया, 360 डिग्री पूरे चुनाव घूम गया, फिर आप लोग जाकर कह रहे हैं कि हम जीतते ही हनुमान मंदिर बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी कभी भी हनुमान जी के खिलाफ नहीं है। बजरंग दल वो संगठन है जिसके खिलाफ है, जिसके अंदर असामाजिक तत्व भरे पड़े हैं। किस तरीके से हमने देखा तलवारें, लाठी, डंडे लेके घूमते हैं। कोई संगठन ऐसा है यात्रा निकाल रहा है धर्म की और ये सब हथियार लेके घूमता है। मुहर्रम में नहीं निकलते, जो नहीं निकलते, आप गलत कह रहे हैं, बिल्कुल गलत नहीं लेके निकलते। और किस तरीके से अवद्रोह फैलाते हैं, किस तरीके से दूसरी धर्म संस्थाओं के ऊपर जाके हल्लेबाजी करते हैं। ऐसे संगठन पर पाबंदी लगानी चाहिए। रही दूसरी बात, बजरंग बली जी के मंदिर कांग्रेस ने पहले ही बनाए, आगे बनाएगी। हनुमान जी के भक्त कांग्रेस में भरे पड़े, भाजपा के अंदर राजनीतिक भक्त है सिर्फ, जो सिर्फ वोट मांगने के लिए करते हैं। किस तरीके से गोवा के मुख्यमंत्री ने राम सेना पे पाबंदी लगाई थी, किसी ने कहा कि ये लोग राम के खिलाफ हैं? ये वही लोग हैं जो सिर्फ राजनीतिक फायदा देखते हैं, धर्म उनके लिए कोई मायने रखता। अगर उन्हें जरूरत पड़े तो राजनीतिक फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक जा सकते हैं। जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती को आतंकवादी कहते थे, आदि वो संगठन कहते थे, जाके सरकार बनाई। इनकी मानसिकता ऐसी है। बजरंग दल में अंतर नहीं पता है। बजरंग दल हम कहते हैं, बजरंग दल बहुत संगठन है आज की तारीख में, जिसके हम लोग 10 को बैन करेंगे। हम तो कह रहे हैं ऐसे संगठन को बंद करना चाहिए तमाम स्टेटों के अंदर जो संगठन उपद्रव फैलाते हैं, चाहे किसी भी धर्म का हो। अपने नेताओं की तरह ही कहीं जो है ना, ये अपनी नेताओं की तरह ही बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे मेरे भाई, राजस्थान का अपना पिछला मैनिफेस्टो घोषणा पत्र उठाओ और पढ़ो। उसके उस समय आपने बजरंग दल के लिए क्या लिखा? हम कह तो रहे हैं जहाँ पे भी ये उपद्रव फैलाते हैं उन को बंद करना चाहिए। ऐसे तमाम लोगों को कांग्रेस की मांग है। ये हर जगह जाके गुंडागर्दी जो करते हैं, जिस तरीके से गुंडागर्दी आप बजरंग दल को वहाँ बैन करने की बात आना चाहिए। आप दिल्ली में तो करते हो और 60,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट राजस्थान में देते हो। आप बजरंग दल को कर्नाटक में तो बैन करने की बात करते हो, पर राजस्थान में बैन नहीं करते। यही बात सेम आपका स्टैंड अदानी पे है और यही बात हमारा सेम स्टैंड महिला को लेके, आप लोगों का महिला को लेके स्टैंड क्या है आप बताइए। महिला बढ़ाओ, बच्चे बढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, आपका स्टैंड है नहीं? आपका स्टैंड देवगौड़ा जी वोट करने पहुंचे हैं। 1 सेकेंड, HD देवगौड़ा जी की तस्वीर आ रही है स्क्रीन पर, रुक जाइएगा आसिफ जी। 1 सेकेंड आसिफ जी, मौका दूंगी, ठीक है आसिफ जी मौका दूंगी। चिल्लाइए मत। अच्छा 1 सेकंड, चिल्लाइए मत आसिफ जी, चिल्लाइए मत, डिस्कशन है। 1 सेकंड रुक जाइए। HD देवगौड़ा जी
वोट कास्ट करने पहुंचे हैं कर्नाटक में। कर्नाटक विधानसभा चुनाव और ऐसे में तमाम बड़े दिग्गज आज वोट कास्ट करने पहुंचे हैं और मतदान करने पहुंचे एचडी देवेगौड़ा। देश को कई एचडी देवेगौड़ा जी की तस्वीर यहां आ गई है सामने और देखिए वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं और ऐसे में तमाम दिग्गजों की तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। सागर आसिफ जी, अश्वनी जी और संजीव कौशिक जी, महेश जी, जिस तरह से चर्चा हम कर रहे हैं लगातार, बजरंग दल पर बात हम कर रहे हैं और यहाँ पर सांप्रदायिक जो लगातार बवाल हुआ कर्नाटक में उसका भी जिक्र हम कर ही रहे हैं, लेकिन भाषा को लेकर भी देखिए बहुत ज्यादा बवाल खड़ा हुआ है कर्नाटक में। स्क्रीन पर मेहमानों को लाइएगा। संजीव जी, आपने देखा होगा हिंदी भाषा का कई जगहों पर विरोध, बीजेपी ने कई जगहों पर कहा कि हिंदी में ही भाषण हम देंगे, वहां के वोटरों को पता नहीं समझ में आया कि नहीं। फिर उसके साथ ही साथ जेडीएस ने हिंदी भाषा का विरोध भी किया है। इस भाषा विरोध से और भाषा के पक्ष में किसको फायदा नुकसान हो सकता है? यदि मेरे से सवाल है, संजीव जी से पूछ रहा हूं सर, आऊंगा। देखिए, स्थानीय तौर पर अलग अलग स्टेट में अलग अलग भाषाएं हैं और जब कभी भी हिंदी को उस पर थोपने का प्रयास किया जाता है उनका एक विरोध का स्वर तो रहता ही है। इससे पहले भी रहा है। कमीशन ने भी इसके ऊपर बहुत काम किया है और उसने भी ये बात कही है कि कुछ स्टेट को ये विशेषाधिकार दिया जाए कि वहाँ के ही लैंग्वेज को उसका मातृभाषा कहा जाए। तो कई बार ऐसा होता है, चाहे अभी हाल फिलहाल में एक दही का मसला लेकर के आया था कि दही का नाम कुछ और लिखा गया था, वहाँ पे उसको बताया गया कि नहीं आप दही ही लिखें उस पर। लेकिन मेरा मानना यह है कि इससे कनेक्टेड होता है आपके स्वाभिमान। आप जहाँ भी पलते बढ़ते हैं वहाँ की भाषा आपके लिए सर्वोपरि होती है और कहीं से भी यदि लादने की कोशिश की जाती है, जो केंद्र सरकार की एक नीति रही है, वो शुरू से ही इस पे काम करती रही है, तो उसका भी प्रभाव रहा है। और इस नाम पे भी ये गोलबंदी तो होती ही है, ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है और इसी तरह की गोलबंदी वहाँ पे भी हुई है। चलिए ठीक है, यही महेश जी मैं आपसे पूछ लेता हूँ। दो मुद्दे देखिए, एक तो नंदिनी दूध का जिक्र हम कर ही रहे हैं और एक भाषा के विरोध को लेकर हम कर रहे हैं हिंदी वाले। इन दोनों मुद्दों की बीजेपी ने सर वकालत की है और आपने देखा था कि कर्नाटक की आम जनता कितनी नाराज दिखाई दी थी हिंदी भाषा के विरोध को लेकर। फिर इसके बावजूद कई नेताओं ने जाकर बिना ट्रांसलेट किए हिंदी में जाकर भाषण दिए। कई ऐसे वोटर भी होंगे सर जिन्हें समझ में नहीं आया होगा। हमें आपको कर्नाटक समझ में नहीं आता है, शायद अगर आप वहां के होंगे शायद समझ पाए। तो क्या बीजेपी को नुकसान नहीं हो सकता है क्या इससे? नहीं, वहाँ हिंदी पढ़ाई जाती है स्कूलों में। सर पढ़ाने की बात अलग है सर, वहाँ कहीं जब मूल भाषा ही नहीं है तो सर लोग कैसे समझ पाएंगे? विरोध की तस्वीरें आपने देखी है। बिल्कुल आपने सही फरमाया। हिंदी समझने वाले बहुत सारे लोग हैं। मैं खुद कर्नाटक में रहा हूँ। अश्वनी जी, आप तो यहीं से कर्नाटक गए थे सर। बात समझने बोलने की नहीं है, बात समझने बोलने की नहीं है। और आपको सुन के हैरानी होगी कि सुषमा जी जो है बेल्लारी से जब चुनाव लड़ी तो उन्होंने बकायदा कन्नड़ सीखा और कन्नड़ में भाषण देती। ये राजनीतिक कारणों से ऐसे होना और राजनीतिक कारणों से ऐसा करना ये संभव है। लेकिन अगर आप सही मायने में अगर आप राज्य में चाहते हैं कि भाई कन्नड़ भाषा की भी कहीं सामर्थ्य बनी रहे और हिंदी का भी जो एक उपयोगिता या उसकी जो सार्थकता जो पूरे देश की भाषा है उसकी भी उपस्थिति जो है कहीं ना कहीं आपको दिखाई दी होगी। प्रधानमंत्री ने कहीं कन्नड़ से संबोधन किया और बाद में हिंदी में भाषण किया, उस पर किसी ने कोई ऐतराज नहीं जताया, आपत्ति नहीं करी। तो ये निश्चित रूप से कुछ लोगों ने, कुछ उपद्रवी तत्व होते हैं जो चुनाव के टाइम में इस तरह की चीजों को चाहते हैं कि ये भी एक चुनाव का मतलब इसका भी कोई ना कोई लाभ लिया जाए। वो लाभ जरूर है लेकिन ये देश हित में नहीं है। ये जो देश हित में सोचते हैं या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, मतलब कि आप कह रहे हैं कि भाषा विरोध वाले पर बीजेपी को थोड़ा भी नुकसान नहीं होगा, क्यों सर? क्या कह रहे हैं आप? मतलब कि हिंदी भाषा के विरोध को लेकर आपको थोड़ा भी नुकसान नहीं होने वाला कर्नाटक में, ये आप मान चुके हैं? नहीं, ये हमारे नुकसान का, मैं तो ये कह रहा हूं कि नुकसान का आधार तो ये हो ही नहीं सकता है, पहली बात। दूसरी बात कि निश्चित रूप से नुकसान अगर जिसका होना है, अश्विनी मिश्रा, उस पार्टी का होना है। बोलिए अपनी बात, जल्दी से, समय कम है और सीमित कर ली। ठीक है, ये वक्त थोड़ा कम है। अश्विनी जी कुछ कर रहे हैं। अश्विनी जी, भाषा की आप बात कर रहे थे, मैं कर्नाटक में रहा हूँ, मैंने तमिलनाडु भी देखा हुआ है। ये पॉलिटिकल मुद्दा जरूर हो सकता है, बट हिंदी जो है
थोड़ा बहुत पॉलिटिकल मुद्दा जरूर सकता है, पर मुझे लगता है ये हिंदी के एक्सेप्टेंस पूरे साउथ इंडिया में सर पॉलिटिकल एंगल से मैंने पूछा था अश्विनी जी। नहीं, पॉलिटिकल मुद्दा हो सकता है, उससे वोट नहीं पड़ेंगे। पॉलिटिकल मुद्दा आप एजेंडा बना के कुछ भी कर दो, प्रोपेगेंडा कुछ भी बना दो। हिंदी का आप ये देखो इतना ज्यादा प्रभुत्व है कि लंदन में भी मेट्रो में हिंदी में लिखा होता है। कर्नाटक के रिमोट एरियाज में तो नहीं, कर्नाटक के रिमोट एरियाज में जो कन्नड़ा है उसकी लोकप्रियता ऑब्वियसली क्योंकि कर्नाटक है, लेकिन ऐसे में जो अर्बन एरियाज हैं जैसे कि साउथ बैंगलोर, नॉर्थ बैंगलोर, यहाँ पर नॉर्थ इंडियंस हैं और यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में तादाद में वहां पर लोग रहते हैं। बहरहाल कर्नाटक में देखिए 224 सीटों के लिए आज विधानसभा वोट जो वोटिंग है वो डाले जा रहे हैं। तमाम बड़े दिग्गज वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे। 1 बजे तक 37.25% वोटिंग हुई है और तमाम जो बड़े लोग हैं वो भी वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच देखना ये होगा कि तमाम वो बड़े मुद्दे जिन्हें विधानसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियां कांग्रेस व बीजेपी ने भुनाया है, ऐसे में उन मुद्दों पर क्या कर्नाटक की जनता वोट करती है। और मैं कह रही हूं 2024 के लिए भी कर्नाटक का जो विधानसभा चुनाव है वो बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि दक्षिण भारत के लिए एकमात्र दरवाजा बीजेपी के लिए सिर्फ और सिर्फ कर्नाटक है। क्या इस दरवाजे को खोल पाएगी बीजेपी? चलिए बिल्कुल, तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, संजीव जी, अश्विनी जी और आशिफ जी और महेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। सुबह से लगातार न्यूज इंडिया पर मेगा कवरेज जारी है। कितना प्रतिशत वोटिंग हुआ वो भी हमने आपको बताया, लेकिन 13 तारीख को सबसे तेज और सटीक नतीजे न्यूज इंडिया पर आएंगे। छोटा सा ब्रेक, अपडेट लगातार जारी है।